इलाज करा लें तो किसी भी बीमारी से बचा जा सकता है, वो चाहे कैंसर ही क्यों ना हो। डॉक्टर अंशुमन कुमार दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कुमार, आप अपनी बात पहले तो पूरी करें, और दूसरा इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूँ कि डॉक्टर समीर कह रहे थे कोलोरेक्टल, कोलोन कैंसर और रेक्टल कैंसर, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या इंटर रिलेटेड हैं? क्या रेक्टल कैंसर को ही कोलोन रेक्टल कैंसर कहते हैं? इसको लेकर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जागरूक करें। जी, उम्मीद करता हूं अभी आवाज ठीक है। जी जी बिल्कुल जी, कोलोरेक्टल कैंसर, कोलन और रेक्टम बड़ी आंत का हिस्सा, टेक्निकली इलाज कोलन पहले का और रेक्टम लास्ट कान का हिस्सा और एनिमल कनाल का। टेक्निकली ट्रीटमेंट के लिए कोई एक ग्रुप में रखा गया, बिहेवियर सेम है, एक्सेप्ट अलग हो जाती है। तो ये तो क्लियर हो गया, दोनों का डिस्ट्रैक्टर सेम है, बिहेवियर सेम है, सर्जरी और कीमोथेरेपी की थोड़ी ट्रीटमेंट मोडालिटी डिफरेंट हो जाती है। अब मैं जो बात कह रहा था, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इसमें आपको स्टार्च या रिफाइंड शुगर मिल रहा है, फाइबर नहीं मिल रहा है। फाइबर में सेलुलोज, खास करके जो गट बैक्टीरिया को खाना देता है, तो उसका फूड वही है, वो डिस्टर्ब हुआ, माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हुआ, ये कैंसर का रिस्क बढ़ाया। कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो टॉक्सिन आपके जनरेट हुए, जब टॉक्सिन बहुत समय तक कोलन और रेक्टम में होना, ये वहां के किया, ये डिस्क बढ़ा। आमतौर पे फास्ट फूड आप पाते हैं, प्लास्टिक के पैकेट में पैक हो गया, करंट खाना था, ये से बिस्फेनॉल लीच किया, आपने थोड़ा खाना खाया, फ्रिज में रखा, अगले दिन फिर उसी को माइक्रोवेव किया, फर्दर केमिकल लीच हुआ, ये फर्दर रिस्क। अब सुनते जाइए कहानी। अब जो फास्ट फूड, पिज्जा जो भी बना रहे हैं, ये सामान कहां से प्रोक्योर, सब्जियां, आलू या चिकन, लोडेड चिकन या मटन, कहां से प्रोक्योर कर जानकारी है? हेवी मेटल्स की मात्रा, आर्सेनिक, लेड अत्यधिक है। आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कुमार, लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क के खराब होने की वजह से आपकी जो आवाज़ है वो स्पष्ट तौर पर हमें नहीं मिल पा रही है। हम फिर से कोशिश करेंगे आपके पास आने की, कहीं ना कहीं नेटवर्क का इशू है, ठीक कराने की हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर समीर, चूंकि जिस तरीके से ये सवाल उठ रहा है, ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि चूंकि हम जब कहते हैं कि ये बुजुर्गों की बीमारी है और लेकिन अब युवाओं को घेर रहा है, तो क्या सिम्टम्स अलग होते हैं? बुजुर्गों में सिम्टम्स अलग होते हैं, युवाओं में सिम्टम्स अलग होते हैं? क्योंकि 40 से कम उम्र के लोगों में अब ये दिखने लगा है, और यहाँ तक ये कहा जाता है कि दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये कैंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे क्योंकि अब यंग में, यूथ में क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके डाइटरी पैटर्न के अंदर चेंज आया है। जैसा अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ये ज्यादा हो गया है ना, तो इसमें काफी तरह के एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, इस तरह के केमिकल की मात्रा, तो इस वजह से युवाओं में, जैसे स्पेशली पहले अगर हम बात करें कि 50-60 साल की उम्र में दिखते थे केसेस, पर अभी और अर्ली एज में इसके केसेस दिखने लग गए हैं। और ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल दोनों के अंदर इसके केसेस दिखने लग गए हैं। लक्षणों की देखिए बात करें तो आमतौर पे बहुत अर्ली लक्षण हम कई बार रिकॉग्नाइज, पहचान नहीं पाते और उनको इग्नोर भी, पर इसके लक्षण कॉमन है जो और भी अन्य बीमारियों में भी होते हैं। बट ज्यादा कॉमन लक्षण इसके देखें तो एक तो स्टूल के अंदर ब्लड आना, ये एक इसका सिम्टम है। इसके अलावा आपकी किसी भी तरह की बावल हैबिट्स के अंदर बदलाव होना, कि आप को कॉन्स्टिपेशन काफी रह रही है, लंबे समय तक आपको लूज स्टूल हो रहे हैं, डायरिया की तरफ आप जा रहे हैं, इस तरह के लक्षण, वेट लॉस हो रहा है अनएक्सप्लेन्ड, और आपका अगर हम देखें एनीमिया आपको हो रहा है, ये इस तरह के कुछ लक्षण है। पर ये और भी चीजों में होते हैं लक्षण, तो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं तो एक बार आप अपनी स्क्रीनिंग, अपने टेस्ट जरूर करा लें। आप डॉक्टर से मिले, संपर्क करें। इसके लिए टेस्ट होता है, जैसे कोलोनोस्कोपी टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है कि किसी भी तरह का अगर उसमें कोई पॉलिप दिखाई देता है, क्योंकि वो कई बार प्री कैंसरस स्टेज में होता है और बाद में वही अगर कैंसर स्टेज तक बदल जाता है। क्योंकि यानी फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराना चाहिए अगर थोड़ी सी भी आपको लगती है कि इस तरीके की समस्या हो सकती है तो टेस्ट कराना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर कुमार, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रॉब्लम खत्म हुई?
जी, अगर आपको आवाज मेरी मिल पा रही है और नेटवर्क इश्यूज अब खत्म हो रहे हैं तो मैं सवाल आपसे फिर करना चाहूंगी। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन भी होता है कई बार सिम्टम्स में। कहा जाता है कि चूंकि मल में ब्लड आता है तो ऐसे में बवासीर की भी परेशानी से लोग इसे जोड़ लेते हैं और लोग सोचते हैं कि ये परेशानी हो सकती है और कहीं ना कहीं ये नेग्लेक्ट हो जाता है। दूसरा, इसको लेकर के अभी भी लोग उतने जागरूक नहीं है या फिर कहीं ना कहीं वो इस बात को छुपाने की कोशिश भी करते हैं। ये एक बड़ी वजह है रेक्टल कैंसर के बढ़ने की। बिल्कुल, रेक्टल कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण आम आंत के लक्षण या पेट की समस्या के लक्षण से काफी मिलता जुलता है। जैसे पेचिस का होना, मतलब मल के साथ म्यूकस, चिकनाई का आना, ये पेचिस का भी लक्षण है, कोलोरेक्टल कैंसर का भी लक्षण है। आमतौर पे आप एंटीबायोटिक देकर उसको छोड़ देते हैं, दोबारा समस्या होती है, एंटीबायोटिक लेते हैं। एबनॉर्मल दिनचर्या, मतलब कि स्टूल पहले आप मॉर्निंग में जाते थे, इवनिंग में जाते थे, एक टाइम जाते थे, बार बार आना, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, ये आप समझते हैं डायरिया हो गया या पेट की खराबी हो गई, ये इग्नोर होता है। ब्लड का आना, आपने बिल्कुल सही कहा, पाइल्स की समस्या, बवासीर जिसको बोलते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। इवन कुछ डॉक्टर से भी ये समस्या मिस होती है, पाइल्स समझ के इलाज कर देते हैं, लेकिन उसमें चेक नहीं करते हैं प्रोक्टोस्कोपी करके कि अंदर रेक्टल कैंसर तो नहीं पड़ा हुआ है। ये होना, इवन रेक्टल कैंसर कभी कोई पाइल्स लेके ही प्रेजेंट करता है, बाहर से दिखेगा पाइल्स है लेकिन अंदर रेक्टल कैंसर पड़ा हुआ है। तो इसमें मरीज के पार्ट पे आम समस्या समझना, ओवर द काउंटर जाके दवा लेना, खा लेना, कुछ दिनों के लिए ठीक होना, फिर से होना। और डॉक्टर के पार्ट पे कि एक प्रोक्टोस्कोपी कर ले या कोलोनोस्कोपी, जैसे डॉक्टर समीर कहते हैं कोलोनोस्कोपी करा ले तो इसको पकड़ते हैं। तो कोई भी आपकी दिनचर्या में असामान्य लक्षण आए, सस्पेक्ट इट कैन बी कैंसर। 10% केस में अर्ली डिटेक्शन होगा, 90% केस में आपको नॉन कैंसर कंडीशन पकड़ में आ जाएगी और उसका इलाज दवाइयों से हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर हुड्डार का मैं रुख करूं, जल्दी से मैं एक और आपसे सवाल करना चाहती हूं। जैसे मैंने शुरुआत में क्वेश्चन किया था कि कोलोन और रेक्टल कैंसर दोनों अलग अलग कैंसर है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। तो ऐसे में हम समझना चाहेंगे कोलोरेक्टल कैंसर एक प्रॉब्लम है या दो अलग अलग प्रॉब्लम है? लार्ज इंटेस्टिन के दो हिस्से हो गए, कोलोन जो मेजर हिस्सा हुआ और अंतिम हिस्से को कहते हैं रेक्टम। टेक्निकली एकेडमिक पर्पस के लिए हम कोलोन रेक्टम को कंबाइन करके कोलोरेक्टल कैंसर इसलिए बोलते हैं कि दोनों की पैथोलॉजी सेम, इलाज सेम, कुछ रेडिएशन और सर्जरी के कुछ हिस्से बदल जाते हैं, वो टेक्निकल डॉक्टर पे छोड़ दे, इसीलिए ग्रुप को कहा जाता है कोलोरेक्टल कैंसर। लेकिन आजकल रेक्टल कैंसर युवाओं में ज्यादा कॉमन हो गया एज कंपेयर टू कोलोन कैंसर। उसमें भी एक वेराइटी होती है सिग्नेटरिंग सेल। सिग्नेटरिंग सेल आमतौर पे एडवांस स्टेज लेके प्रेजेंट करता है, डिटेक्शन लेट होता है और पेट में हर जगह फैल जाता है, जिसको हम स्टेज 4 कहते हैं। इसलिए एक ग्रुप को हम समझें रादर देन कि सेपरेट समझें, दोनों के लक्षण ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। जी डॉक्टर हुड्डार, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, और चूंकि हम चर्चा रेक्टल कैंसर को लेकर कर रहे हैं इसीलिए जरूरी है ये भी जानना कि क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी विधि है, कोई तकनीक है जिसके जरिए रेक्टल कैंसर तुरंत सजग होने की जरूरत है और टेस्ट कराने की जरूरत है, जिससे ये पकड़ा जा सकता है कि कौन सी बीमारी से आप ग्रसित है, यानी कि सचेत रहिए ताकि बीमारी आपसे दूर रहे। डॉक्टर कुमार, आपका रुख करूंगी। चूंकि हम बात कर रहे हैं रेक्टल कैंसर की, तो जाहिर तौर पर इसमें पुरुष भी हैं, बुजुर्ग है, युवा है, महिलाएं भी शामिल हैं। तो मैं यहाँ ये समझना चाहूंगी कि पुरुषों में और महिलाओं में क्या ये जो बीमारी है अलग अलग सिम्टम के तौर पर आती है, किस तरीके से आती है, और दोनों में से सबसे ज्यादा किसमें रेक्टल कैंसर का प्रभाव दिखता है? जी, लक्षण दोनों में सेम होंगे, लक्षण अलग नहीं है। जैसा मैंने बताया था, लक्षण पेचिस या ब्लड का आना, रक्तस्राव होना, ये सारे लक्षण सेम रहे। कब्जियत का होना या कभी कभी पेट में मरोड़ देके तब टट्टी का आना, ये सेम लक्षण। पुरुषों में अभी महिलाओं की तुलना में कैंसर वर्ल्ड वाइड रेक्टल कैंसर ज्यादा कॉमन। ठीक है। अब एक बात आपने पूछी थी फास्टिंग रिलेटेड, बड़ी अच्छी उसकी थ्योरी है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, दो केमिकल है और कुछ इंटरनल पेप्टाइड्स, ये जब आप फास्टिंग करते हैं बेसिक इन जनरल हेल्थ के लिए और स्पेसिफिक कुछ कैंसर के लिए, जिसमें कोलोन कैंसर भी एक है, आपके इंसुलिन के स्पाइक्स कम होने चाहिए। इंसुलिन स्पाइक्स कब होता है? जब आप खाना खाते हैं, खास करके प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिसमें ग्लाइसेमिक लोड मतलब ब्लड ग्लूकोज सडन बढ़ता हो, इंसुलिन पीक करेगा और आप जानकर आश्चर्य करेंगे हर दिन हर इंसान में कैंसर सेल डेवलप होता है। हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसको किल कर देता है। लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर उसका प्रोमोटर है।
उसको सपोर्ट करेगा ग्रो करने के लिए। तो रेक्टल कैंसर की अगर शुरुआत या प्री कैंसर कंडीशन या कुछ सेलुलर मॉडिफिकेशन हो रहा है और इंसुलिन स्पाइक आपके मल्टीपल हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वैद्य जी ने, कि अनियमित भोजन, रात को आप 3 बजे खाना खाना है, सर्काडियन जरूरत नहीं थी, उसमें इंसुलिन को डाउन होना चाहिए था, इंसुलिन आपने बढ़ा दिया, IGF बढ़ाया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये आपका प्रमोटर होगा। और अगर कैंसर डेवलप हो गया प्री कैंसर स्टेज में तो इसको और फर्दर बढ़ा देगा। इसलिए विंडो ईटिंग विंडो की एक मैं बात करता हूं हर समय, कोशिश कीजिए आपका खाना 6 से 7 घंटे के अंदर ही हो, उसके अलावा मत खाइए। एक्सेसिव ईटिंग प्रॉब्लम होगी। नंबर 1, खाने में फाइबर की मात्रा जरूर हो, ताकि मल, अब तो इंडियन टॉयलेट लोग जाते नहीं, वेस्टर्न टॉयलेट बैठते हैं, आपका मल नीचे डूब जाता है या फ्लोट करता है, उसमें फैट ग्लोब्यूल्स कितने हैं, इससे हम लोग काफी हद तक अंदाजा लगाते हैं कि इनके गट हेल्थ की क्या कंडीशन है और इनको फ्यूचर में क्या क्या समस्या हो सकती है, गट हेल्थ एज वेल एज कैंसर। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें हैं जिसे अगर ध्यान से समझा जाए तो बिल्कुल इससे दूर रखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप तीनों ने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, आपने हमारे एक्सपर्ट को सुना। इस कैंसर का इलाज संभव है। आप बिना झिझक और संकोच कर शुरुआती लक्षणों को समझें और डॉक्टर से संपर्क करेगा। अगर सही समय पर इलाज किया जाए तो रेक्टल कैंसर से बचा जा सकता है। सभी एक्सपर्ट्स ने बताया कि दवाइयों और इलाज की प्रक्रिया से मरीज का इलाज संभव है। इसलिए हमेशा यदि आप भी इस बीमारी से जुड़े लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह लेकर इलाज करवाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हेल्थ 24। फिलहाल है वक्त एक ब्रेक का।